नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। किसी भी समाज, सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने के दो सबसे आसान तरीके होते हैं। पहला तरीका यह होता है कि उसे उसकी भाषा से विलग कर दिया जाए। दूसरा, उसके नायकों, महापुरुषों एवं अस्मिता वाहकों के साथ कोई न कोई ऐसा छेपक नत्थी कर दिया जाए ताकि विश्वास, आस्था और श्रद्धा की जगह तर्क ले ले, उसे लेकर संशय उत्पन्न हो जाए। यह काम भारत के साथ तब से हो रहा है जब से इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। इन दिनों इस काम के लिए राणा सांगा को चुना गया है। बताया जा रहा है कि उज्बेकी लुटेरे बाबर को भारत आने का आमंत्रण राणा सांगा ने दिया था ताकि वह उस समय के दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित कर सके। बाबर मंगोल तुर्क वंश का था, तैमूर और चंगेज खान के संतान था। बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। आज हम इस झूठ की पड़ताल करते हैं। जब हम पड़ताल करते हैं तो पाते हैं कि राणा संग्राम सिंह यानी राणा सांगा महाराणा प्रताप के पहले के मेवाड़ के सबसे शक्तिशाली शासक थे। उनका शासनकाल 1509 से 1528 ईस्वी तक रहा और न केवल युद्ध कौशल में निपुण थे बल्कि उन्होंने उत्तर भारत की राजनीति में राजपूतों की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को हुआ था। पिता का नाम राणा रायमल था। वे सिसोदिया वंश के राजा थे। बचपन से ही राणा सांगा में वीरता और असाधारण नेतृत्व की क्षमता थी। युवा अवस्था में उन्होंने अपने भाइयों से मेवाड़ की गद्दी के लिए संघर्ष किया, विजयी हुए और 1509 ईस्वी में मेवाड़ के राजा बन बैठे। उस समय राणा सांगा की उम्र केवल 27 साल की थी। हालांकि मेवाड़ की नींव बप्पा रावल ने गुजरात से आकर रखी थी। राणा सांगा के शासनकाल में मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार कई महत्वपूर्ण युद्धों और राजनीतिक संधियों के मार्फत हुआ। उन्होंने मालवा, गुजरात और दिल्ली सल्तनत के शक्तिशाली मुस्लिम शासकों को पराजित किया। मालवा के शासक महमूद द्वितीय को राणा सांगा बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए थे। उन्होंने 1519 में गागरोन की लड़ाई में गुजरात और मालवा की संयुक्त मुस्लिम सेना को हराया था, जिसमें चंदेरी किले और मालवा के अधिकांश हिस्सों पर राणा सांगा का अधिकार हो गया। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी की सेना को खतौली में 1518 में और धौलपुर में 1518-19 में पराजित किया, जिससे उनकी शक्ति और प्रभाव में काफी वृद्धि हुई। उन्होंने 1517 और 1519 में मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय को ईडर और गागरीन की लड़ाइयों में हराया। उसे 2 महीने तक बंधक बनाकर रखा। 1519 में गागरोन की लड़ाई में गुजरात और मालवा की संयुक्त सेना को हराकर चंदेरी किला और मालवा के अधिकांश हिस्सों पर नियंत्रण कर लिया। राणा सांगा ने गुजरात के सुल्तानों के साथ भी कई लड़ाइयां लड़ी, जिससे उनका प्रभाव गुजरात तक पसरा। राणा सांगा ने राजपूत राज्यों के साथ संधियां भी की, उन्हें एकजुट करके एक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य का निर्माण किया। अपने साम्राज्य का विस्तार झज्जर, मेवात और उत्तर भारत के कई क्षेत्रों तक किया। राणा सांगा की सेना में 80,000 घोड़े थे, 9 राजा, 9 राव और 104 सरदार शामिल थे, जो विभिन्न राजपूत राज्यों से संगठित थे। उनकी सेना में 500 युद्ध हाथी भी शामिल थे, जो उस समय की एक महत्वपूर्ण सैन्य शक्ति मानी जाती थी। राणा सांगा की सैन्य रणनीति में घुड़सवार सेना का महत्वपूर्ण योगदान था, जो तेजी से हमला करने में सक्षम थे। उनकी सेना ने बयाना की लड़ाई में भी बाबर की सेना को पराजित किया था। हालांकि 16 मार्च 1527 की खानवा की लड़ाई में बाबर की तोपों और तुलगमा रणनीति ने राणा सांगा की सेना को पराजित कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इतने शक्तिशाली शासक को उस इब्राहिम लोदी को हराने के लिए बाबर को निमंत्रण देने की जरूरत क्यों आन पड़ी, वह भी तब जबकि इब्राहिम लोदी को पहले ही राणा सांगा पराजित कर चुके थे। ऐसे में हम जानते हैं कि इस छेपक की हकीकत कहां से शुरू होती है।
बाबर ने फारसी में अपनी आत्मकथा लिखी है जिस किताब का नाम है तुजुक ए बाबरी। उसके पेज संख्या 518 से 520 पर उसने लिखा है। उसका हिंदी और अंग्रेजी तर्जुमा भी आपके सामने है। मैं हिंदी तर्जुमे को आपके सामने रखना इसलिए ज़रूरी समझता हूँ ताकि आप समझ सकें कि इस शरारत की शुरुआत कैसे हुई। बाबर लिखता है, जब मैं काबुल में था उस समय मेवाड़ के राणा सांगा और कुछ अफगान सरदारों जैसे दौलत खान लोदी और आलम खान ने मुझे हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता का वायदा भी किया। यह अनुवाद इनेट एस बेवरीज ने किया है। अपनी बात को पुष्ट करने के लिए बाबर ने अपने चचेरे भाई मिर्जा हैदर से भी एक किताब लिखवाई जिस किताब का नाम है तारीखे रशीदी। उस किताब में भी इस बात का जिक्र करवाया कि राणा सांगा का दूत बाबर से मिलने आया था। पर भारतीय इतिहासकारों डॉक्टर आरसी मजूमदार, इरफान हबीब और के एन योगी जैसे और भी जो इतिहासकार हैं वो सब के सब बाबर के इस दावे पर संदेह जताते हैं। उनका तर्क है कि राणा सांगा जैसा आत्मनिर्भर और शक्तिशाली शासक किसी बाहरी आक्रांता को बुलाने की जरूरत क्यों महसूस करेगा। जीएल शर्मा ने तो अपनी किताब मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर्स में लिखा है, उस समय तक बाबर की योद्धा के रूप में कोई ख्याति ही नहीं थी। इसके अलावा राजपूतों के दूसरे राजाओं के पास दूत भेजने की कोई परंपरा नहीं थी। केस राव और गोविंद राव महालंगवांकर जैसे इतिहासकारों का मानना है कि बाबर की यह बात रणनीति थी जिससे वह यह दिखाना चाहता था कि उसका भारत आना आमंत्रण पर आधारित था, न कि खुद की उसकी महत्वाकांक्षा थी। यही नहीं, राणा सांगा ने मालवा, गुजरात और दिल्ली की सीमाओं तक अपने राज्य का विस्तार किया था। उन्होंने पहले से ही इब्राहिम लोदी को चुनौती दी थी, शिकस्त दी थी। ऐसे में बाबर को बुलाना किसी भी तरह से राणा के हित में नहीं था, बल्कि बाबर के आने से राणा का भविष्य संकट में आने की गुंजाइश ज्यादा दिख रही थी। इतिहासकार सतीश चंद्र की किताब मध्यकालीन भारत और आरसी मजूमदार की किताब द एशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इस बात का जिक्र है कि 1526 की पानीपत की लड़ाई में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। इसके बाद 1527 में राणा सांगा ने बाबर से युद्ध किया जिसे खानवा का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध राणा सांगा और बाबा के बीच शत्रुता का प्रमाण है, मित्रता का नहीं। लिहाजा भारतीय इतिहासकार इस दावे को राजनीतिक प्रचार या रणनीतिक छल मानते हैं। राणा सांगा ने कभी बाबर को भारत पर हमला करने के लिए आमंत्रित नहीं किया था, बल्कि वह बाबर के विरुद्ध एकजुट भारत की अवधारणा के पक्षधर थे। खानवा का युद्ध ही इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि राणा सांगा बाबर को विदेशी आक्रांता मानते थे, उसे भारत से बाहर निकालना चाहते थे। राणा सांगा ने बाबर से युद्ध किया जिससे यह स्पष्ट है कि वे दोनों शत्रु थे, मित्र नहीं। यदि राणा सांगा ने बाबर को आमंत्रित किया होता तो वह फिर उसके विरुद्ध 1527 में खानवा का युद्ध क्यों करता। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ जिसमें राणा सांगा गंभीर रूप से घायल हुए। इतिहासकार सतीश चंद्रा लिखते हैं कि इसी लड़ाई में एक तीर ने राणा सांगा के बाएं बाजू के कवच को भेद दिया। पूरे शरीर में जहर फैल जाने के भय से राणा सांगा का बायां हाथ काटना पड़ा, पर इसके बाद भी राणा सांगा एक हाथ से तलवारबाजी का कौशल करते रहे। पानीपत में 1526 में बाबर की जीत के बाद से ही राणा सांगा के साथ उनकी लड़ाई की भूमिका बनने लगी थी। इसी दौर में कई अफगान, जिनमें इब्राहिम लोदी का छोटा भाई महमूद लोदी भी शामिल था, इस उम्मीद से राणा सांगा के साथ हो लिया कि अगर बाबर के खिलाफ राणा सांगा की जीत होती है तो शायद दिल्ली की गद्दी महमूद लोदी को वापस मिल जाए। मेवात के राजा हसन खान ने भी राणा सांगा का साथ देने का फैसला किया। करीब करीब हर राजपूत राजा ने राणा सांगा के समर्थन में अपनी सेना भेजी। विलियम रशब्रुक अपनी किताब बाबर एन एम्पायर बिल्डर ऑफ द
16th सेंचुरी में लिखते हैं, राणा सांगा की शोहरत और हाल ही में बयाना में मिली जीत ने बाबर के सैनिकों के हिम्मत तोड़ दिए थे। अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने ऐलान किया कि राणा सांगा के खिलाफ लड़ाई जिहाद होगी। लड़ाई से पहले उसने शराब के सभी बर्तन तोड़ डाले। उसने यह जताने की कोशिश की कि वह कितना कट्टर मुसलमान है। उसने अपने पूरे राज्य में शराब की खरीद फरोख्त पर प्रतिबंध लगा दिया। अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए बाबर ने एक जोशीला भाषण भी दिया। राणा सांगा के साथ 1527 के ऐतिहासिक युद्ध के लिए बाबर ने आगरा से 40 किलोमीटर दूर खानवा को चुना। जीएल शर्मा लिखते हैं, बाबर की सेना में आगे आगे सामान से लदी गाड़ियों की पंक्ति थी। ये गाड़ियां लोहे की जंजीरों से आपस में बंधी हुई थी, जो उसकी सेना के लिए एक तरह से सुरक्षा कवच का काम कर रही थी। इन गाड़ियों के पीछे तोपें थीं, जो प्रतिद्वंदी को दिखाई नहीं दे रही थी। इनके पीछे घुड़सवारों की पंक्तियां थीं। पंक्तियों के बीच में रिक्त स्थान थे, जहां से लड़ाके आगे पीछे जा सकते थे। इसके बाद हथियारों से लैस पैदल सिपाही थे। सेना के दाएं बाएं ऐसी बाधाएं खड़ी की गई थीं कि उस तरफ से हमले का कोई डर न रहे। तरफ खाई खोद दी गई थी तो दूसरी तरफ बड़े बड़े पेड़ काटकर डाल दिए गए थे। शर्मा लिखते हैं कि दूसरी तरफ राणा सांगा ने सेना को 5 भागों में बांट रखा था। सबसे आगे हाथियों की कतार थी। हाथी का हौदा एक तरह से सुरक्षा कवच था। हाथियों की सूंड पर लोहे के कवच पहनाए गए थे। हाथियों के पीछे भालों के साथ घुड़सवार थे। राणा सांगा खुद पहली पंक्ति में एक हाथी पर बैठे थे, जिन्हें उनके सभी सैनिक दूर से देख सकते थे, जबकि बाबर अपनी सेना के आगे नहीं बल्कि बीच में था। शर्मा लिखते हैं, वहां मौजूद लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि राणा सांगा की एक आंख नहीं थी, उनका एक हाथ कटा हुआ था, उनका एक पैर भी काम नहीं कर रहा था। उनके शरीर पर घाव ही घाव थे। कहा तो जाता है कि 80 घाव थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी फुर्ती और उत्साह में कोई कमी नहीं थी। लेकिन मुगलों का तोपखाना भी भारी तबाही मचा रहा था। धीरे धीरे राणा सांगा की सेना पीछे हटने लगी। जीएल शर्मा की किताब इस बात का भी जिक्र करती है कि इस बीच एक तीर राणा सांगा के माथे पर लगा। राणा सांगा बेहोश होकर अपने हौदे में लुढ़क गए। उनके कुछ सिपहसालारों ने उन्हें तुरंत हौदे से उतारकर पालकी में डाला और बाहर की तरफ रवाना कर दिया। राणा की सेना ने देखा कि राणा सांगा हाथी पर नहीं है। यह देखते ही उसका मनोबल टूट गया। सैनिकों के पांव उखड़ने लगे। एक राजपूत सेनानायक अज्जू झाला ने राणा का मुकुट अपने सिर पर रखा और उनके हाथी पर सवार हो लिया। लेकिन राजा की अनुपस्थिति का जो बुरा असर होना था वो तो हो चुका था। राणा सांगा की सेना की हिम्मत टूट गई और वो तितर बितर हो गई। बाबर ने बाबरनामा में लिखा है, इस्लाम के प्रचार के लिए मैं अपना घर बार छोड़कर निकला था। इस लड़ाई में मैंने शहीद होना तय कर लिया था, लेकिन खुदा ने मेरी फरियाद सुन ली। दोनों सेनाएं थक चुकी थीं, लेकिन तभी राणा सांगा का दुर्भाग्य और मेरा सौभाग्य उछला। राणा सांगा बेहोश होकर गिर गया। उसकी सेना का मनोबल टूट गया और मेरी जीत हो गई। सतीश चंद्रा ने इस बात का भी जिक्र किया है कि बाबर के खिलाफ युद्ध जारी रखने की राणा सांगा की जिद उनके दरबारियों को पसंद नहीं आई और उन्होंने राणा सांगा को विष दे दिया। राजस्थान से निकले इस बहादुर व्यक्ति के निधन के साथ आगरा तक फैलने वाले संयुक्त राजस्थान के सपने को बहुत बड़ा धक्का लगा। खानवा की लड़ाई ने दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति को और मजबूत कर दिया। इसके बाद उसने ग्वालियर और धौलपुर के किले भी जीत लिए। अलवर के बहुत बड़े हिस्से को भी अपने राज्य में मिला लिया। पानीपत की जीत से भारत में मुगल शासन की नींव पड़ गई, लेकिन इस नींव को मजबूती प्रदान की खानवा में राणा सांगा के खिलाफ बाबर की जीत ने। बाबरनामा और भारतीय इतिहासकारों की किताबें, उनके शोध पत्र, बाबरनामा में जो कुछ लिखा है उस पर यकीन करने से पहले हमें भारतीय इतिहासकारों की किताबें, उनके शोध पत्रों से होकर गुजरना होगा और यह भी देखना होगा कि इब्राहिम लोदी, जिससे खुद राणा सांगा पराजित कर चुके थे, उसको पराजित करने के लिए आखिर बाबर को आमंत्रण देने की जरूरत उन्हें क्या थी। बाबर को भी राणा सांगा एक बार पराजित कर चुके थे। फिर बाबर आखिर राणा सांगा के आमंत्रण पर भारत
आया तो पराजय झेलने को तैयार क्यों होता। इस बात का सिर्फ इसलिए शोरगुल मचाया जा रहा है ताकि यह बताया जा सके कि राणा सांगा जो हमारे अस्मिता के वाहक हैं, जो हमारे प्रतीक पुरुष हैं, जो हमारे प्रेरणा पुरुष हैं, उनके प्रति हमारे मन में संशय हो तो बाबरनामा पर यकीन मत करें। ऐसे संशय से बाहर निकलें और राणा सांगा जैसे योद्धाओं को नमन करें, उनके आगे नतमस्तक हों और उनकी तारीफ में निरंतर कसीदे पढ़ते रहें, क्योंकि आज जो भारत है उसमें ऐसे तमाम हमारे वीर नायकों का योगदान है। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।